अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, साल 2023 का ये पहला पुनाम, आप सबको एक मरतबा फिर नया साल मुबारक। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान के खेलों के लिए साल बड़ा अच्छा रहे, तनाज़ात दूर रहें, कामयाबी मिलती रहें और हम भी कोशिश करेंगे कि गुज़िश्ता साल की तरह आपको जो है तमाम स्पोर्ट्स अपडेट फराहम करते रहें। अपना फ़ीडबैक आस रिप्ले के ज़रिए हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, और डीएन स्पोर्ट को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें जहाँ पे प्रोग्राम अपलोड होता है, डॉन मीडिया ग्रुप का ऑफिशियल स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, और वहाँ पर इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द लाइव शोज़ में मुलाकात होगी। जनाब, बात करते हैं कराची टेस्ट का पहला रोज़ और नए साल में पाकिस्तान की पहली क्रिकेट की असाइनमेंट। और हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने बड़ा शानदार आगाज़ किया, डेवन कॉनवे की सेंचुरी, लेकिन 234 रन पर एक विकेट पर जब न्यूजीलैंड बड़ा स्ट्रॉन्ग इस टेस्ट मैच में कंट्रोल कर बैठा था, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद 5 विकेटें हासिल की और अब न्यूजीलैंड का स्कोर 296 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो कह सकते हैं कि इस पर 50-50 सिचुएशन है इस मैच की। इस मैच पे बात करेंगे पिच के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर। फिर कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई कप्तान बाबर आजम की चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी के साथ। 23 खिलाड़ी हम अनाउंस कर चुके हैं, बल्कि शायद 24 हो गए हैं, क्योंकि बाद में 3 खिलाड़ियों का एडिशन हुआ था 21 रुकनी स्क्वाड में। फ़खर जमान की शमूलियत भी हुई और फिर हमने देखा कि इसी तरह हारिस सोहेल और मोहम्मद हसनैन को भी शामिल किया गया था। तो क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान के नए जो चीफ सेलेक्टर हैं, नई क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, वो करना चाह रही है, इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। तो न्यूजीलैंड का स्कोर जनाब 300 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। कराची टेस्ट का पहला रोज़ बड़ा दिलचस्प रहा है। 234 रन पे एक खिलाड़ी आउट था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने शानदार कमबैक किया। स्पेशली अगर हम बात करें नसीम शाह की, फिर आगा सलमान ने 3 विकेटें हासिल की और मोहम्मद बरार अहमद को भी एक कामयाबी हुई। इस वक्त इख्तितामी मराइल हैं, हसन अली बॉलिंग कर रहे हैं, उनको भी टेस्ट मैच में शामिल किया गया। इस मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। रऊफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज दोपहर में जब हम इस प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे थे तो 200 रन पे एक आउट था, लग रहा था कि एक और डेड पिच बन गई है और बड़ी मायूसी हम डिस्कस कर रहे थे कि दफ़ा फिर क्रिकेट शायकीन के अंदर। लेकिन आप बड़ा लंबा अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, क्या लगता है आपको रऊफ, ये जो अचानक 5 विकेटें गिरी हैं, आगा सलमान नसीम शाह को क्रेडिट तो जाता है, लेकिन क्या न्यूजीलैंड ने यहाँ पर कुछ अपनी गैर जिम्मेदारी दिखाई है, लापरवाही, या इस पिच के अंदर कोई ऐसी बात थी जिससे ये विकेटें बाद में मिल गई? देखें, थोड़ा सा जो पिच है वो लाजमी उसमें डिफरेंस आया। जो पहले, इससे पहले जो पिच वगैरह तैयार करते रहे, क्योंकि जो अर्ली ऑन था सेशन, उसमें फास्ट बॉलिंग को थोड़ी सी सपोर्ट रही है और बॉल थोड़ा सा कैरी भी होता रहा है। इसमें होता ही है कि जब कोई भी आपका जो इंटरनेशनल स्टेडियम हो, उसमें जो पिचेस वगैरह होती हैं, जो स्क्वायर होता है, उसमें घास छोड़ दिया जाता है और उसमें जो घास को नेचुरली उगने दिया जाता है, ताकि जिसको जो सॉयल है, जो मिट्टी है, वो बिल्कुल आपस में यूनाइटेड रहे और वो टूट फूट का शिकार ना हो। मगर उसमें जब प्रॉब्लम ये आती है कि जब उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है ग्राउंडमैन को कि आपने बिल्कुल जीरो वाली मशीन फेर कर जो ऊपर से घास है बिल्कुल साफ कर देनी है, तो उससे उसके बाद फ्लैट विकेट बन जाती है। और इसमें जो है कि इसमें थोड़ा सा घास रहने दिया गया, बिल्कुल जीरो वाली मशीन तो नहीं इस पर फेरी गई, मगर थोड़ा सा घास छोड़ा गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो फास्ट बॉलर थे उनको हेल्प आउट हुई है। मगर उसमें आप क्रेडिट जाएगा बहुत ज़्यादा जो न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन थे और जो उनकी वन डाउन पार्टनरशिप हुई है उसको, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से सर्वाइव किया है। मगर आखिर में थोड़ा सा उनका लैप्सेस आए हैं, जिसमें वो 5 विकेटें एक सेशन में खो गए और वो एक अब लंबा टारगेट तो नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद 350 रन तक ही महदूद हूँ, जो कि एक अच्छा टारगेट होगा इस पिच पर। बिल्कुल, रोव अभी 300 पे 6 आउट हैं और अभी भी हमने देखा टॉम ब्लंडल उनके साथ सूदी मौजूद है, जिन्होंने पहले मैच में भी बड़ी अच्छी हाफ सेंचुरी बनाई थी, बॉलिंग भी बड़ी शानदार की थी। इस पिच को देखते हुए जो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, जो ग्रास वाला फैक्टर है, जो इसमें कुछ फास्ट बॉलर्स को मदद मिली, हमने देखा कि आगा सलमान की 3 विकेटों में भी गेंद स्पिन हो रहा था। तो रऊफ, आपके ख्याल में कितना टोटल, जैसे 300 पे 6 आउट हैं, क्या जो है ना पहला इनिंग का अच्छा स्कोर रहेगा? न्यूजीलैंड अगर करता है तो पाकिस्तान को मुश्किल हो सकती है। देखिए, मेरे ख्याल में जो 350 रन बहुत अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो उनके बॉलर हैं, जो सऊदी हैं, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, और जो दूसरे हेनरी वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं टेस्ट में। और उसके बाद जो उनका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, उसमें जो एजाज पटेल है, आप उनको इस तरह की पिच पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन पिचेस पर जो उनका आर्मर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो उसके बाद जो सोडी है, वो पिछले टेस्ट में उन्होंने इसी ग्राउंड पर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन है उनको एक मुश्किल जो बॉलिंग अटैक है उसको फेस करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि अमान ने 3 विकेटें हासिल की हैं और उससे पहले अगर हम देखें तो 2 चेंजेस हमने किए। नसीम शाह जब टीम में वापस आए, उनका स्पेल बहुत अच्छा था। हसन अली ने विकेट तो नहीं ली, लेकिन कंट्रोल ज़रूर रखा है। पाकिस्तान की जो 11 है रऊफ, आपके ख्याल में
क्या ये शायद अब चूँकि नसीम शाह फिट हो गए थे, हसन अली का एक्सपीरियंस है, आपको लगता है शायद ये हमने गुज़िश्ता जो 3 मैचेस खेले अगेंस्ट इंग्लैंड, एक जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला, ये हमारा बॉलिंग अटैक निस्बतन बेहतर और तजर्बेकार है? देखिए, आप इसको बेहतर तो कह सकते हैं, मगर तजर्बाकार इसलिए नहीं कह सकते कि अर्ली स्टेज है इन बॉलर्स की सिवाय हसन अली के। जी, जी। मगर एक चीज़ जो देखने में आई है कि नसीम शाह ने तो अच्छी बॉलिंग की है, वो अपनी उसी पेस और उसी रिदम के साथ वो बॉलिंग करते रहे हैं। मगर जो बाकी 2 बॉलर्स हैं, जिसमें आपके हसन अली हैं, वो अपना 4 या 5 यार्ड पेस हो चुके थे। और जो मीर हमजा है, वो भी 125 से 130 के दरमियान भी बॉलिंग करते रहे। उनको भी थोड़ा सा भी टाइम चाहिए इंटरनेशनल पर स्टैब्लिश होने में। तो जब तक वो उनको वहाँ पर मैचेस वगैरह और कंसिस्टेंट चांसेस नहीं देंगे, वो 130 प्लस स्पीड को अचीव नहीं कर सकेंगे। और जब तक आप टेस्ट क्रिकेट में 130 पर नहीं जाते तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सीम और जो स्विंग होती है वो मैनेजेबल हो जाती है। अभी हसन अली भी देखें कि जब उन्होंने 5-6 यार्ड 136 से वो अब नीचे आए 128 127 पे, तो वो जो उनकी स्विंग है या जो उनकी स्पीड है, जो लाइन लेंथ है, वो मैनेजेबल हो जाती है। ठीक। या तो अगर आप इस पेस पर बॉलिंग करनी है तो आप बहुत एक्सेप्शनल आप बॉलर स्विंग या सीम बॉलर जिस तरह शान पोलक थे या मोहम्मद आसिफ थे, इस टाइप के बॉलर्स आप होने चाहिए। अदरवाइज फिर आपको थोड़ी सी स्पीड की ज़रूरत होती है, और पाकिस्तान की जो डेड पिचेस हैं उन पर 135 प्लस स्पीड ही हो तो फिर ही आप थोड़ा सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही मेंशन किया, स्पीड ज़रूर हमें कुछ कम दिखाई दे रही है हसन अली की आज, लेकिन शायद बड़े अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो कुछ दिन लगेंगे, कुछ इनिंग्स लगेंगी रिदम में आने में। इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, लग ही रहा था कि डेड पिच 234 पे एक आउट था। अब बैकग्राउंड भी आप ज़रा बता दीजिएगा नाजरीन के लिए। कल शाहिद अफरीदी भी यहाँ मौजूद थे, परसों आए थे, उन्होंने आके जायज़ा लिया, चीफ सेलेक्टर हों, हारून रशीद साहब हों। क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा हैपनिंग की, यानी पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस नहीं कर रही थी लेकिन पिच के ऊपर बहुत लोग मौजूद थे और लग ये रहा है कि कुछ जो मेहनत है वो कुछ काम आई है। लेकिन जैसे रऊफ भी कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के लिए भी चैलेंजिंग होगा यहाँ बैटिंग करना, चूँकि इस पिच पर ग्रास छोड़ी गई है और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के स्पिनर और फास्ट बॉलर हमें भी परेशान कर सकते हैं। जी बिल्कुल गफ्फार, बिल्कुल ठीक कहा। पिच बड़ा मौजू है बहस है आजकल पाकिस्तान की क्रिकेट में, और कल पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हेड कोच तकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, सरफराज अहमद, असिस्टेंट कोच बॉलिंग कोच उमर रशीद, ये सब यहाँ पर मौजूद थे, पिच का मुआयना कर रहे थे। जबकि न्यूजीलैंड ने यहाँ प्रैक्टिस की, उन्होंने भी पिच का मुआयना किया, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने कहा था कि बाउंसी और तेज विकेट बनाई जाएगी नेशनल स्टेडियम कराची में। उसमें हमने देखा कि पहले 2 सेशन में तो शायद इसमें कोई खास मदद मौजूद नहीं थी, लेकिन जब तीसरा सेशन शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये बॉलर्स के लिए साजगार साबित हो रही है। 5 विकेटें पाकिस्तान अभी तक इस तीसरे सेशन में ले चुका है। अभी तो खैर मैच का पहला रोज है, अगले जो 2 से 3 रोज होंगे उसमें शायद हो सकता है कि ये विकेट जो है वो बैटिंग के लिए मजीद मुश्किल होती जाए, और पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा इसमें खतरा मौजूद है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स में खेलना होगा, और चौथी इनिंग्स में मेरा ख्याल है कि क्योंकि ग्रास पर अभी भी मौजूद है, तो चौथी इनिंग्स में इस पर खेलना बिल्कुल किसी सूरत आसान नहीं होगा। ठीक है रऊफ, आपने जैसे कहा कि जो न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन है, डेवन कॉनवे की सेंचुरी हो, टॉम लैथम हो, बहुत कमाल का खेल है और ये मुसलसल अच्छी कारकर्दगी है। आपको हैरानगी हुई कि जो पहले हमारा सेशन था वहाँ हमें इससे बेहतर बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, क्योंकि शायद अभी तो हमें ये 5 विकेटें अच्छी लग रही हैं, बट 234 पे एक आउट न्यूजीलैंड ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना लिया था कि बैटिंग क्लैश के बावजूद दे लुक वेरी रिस्पेक्टेबल। और अभी तो टॉम ब्लंडल और ईसूदी मौजूद हैं और न्यूजीलैंड के पास एक ऑलराउंड एबिलिटी रहती है। सो हमने पहले 2 सेशन में क्या अच्छी बॉलिंग नहीं की? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पिच पर घास छोड़ दें तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके बॉलर्स आपको ये शुरू के सेशन में 5-6 विकेट लेकर दे देंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉलिंग किस टाइप की है। जब आपने अनप्रोफेशनल लोग, इनकम्पिटेंट लोग ओबलाइज किए हैं सिफारिश पर पाकिस्तान के बॉलिंग डिपार्टमेंट में, तो वो फिर रिजल्ट इसी किस्म के आएंगे कि वो आपको सही तौर पर लाइन एंड लेंथ बता ही नहीं सकते, और ना वो बॉलर्स को ग्रूम कर सकते हैं और ना वो आइडिया दे सकते हैं कि आपने जो ग्रासी पिचेज हैं या स्पोर्टिंग पिचेज हैं वहाँ पर किस लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करनी है और दूसरी टीम को आउट करना है। इसी चीज़ का फ़ायदा जो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन है उन्होंने उठाया है, और उन्होंने एक बिल्कुल एक डिवास्टेटिंग स्टार्ट दिया अगेंस्ट पाकिस्तान के, और उसमें उन्होंने 200 रन 1 विकेट पर किए। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के बॉलर्स थे वो अपनी लाइन एंड लेंथ अचीव नहीं कर सके, क्योंकि ग्रीन पिचेस पर आपको जो आपकी लेंथ है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, आपको बहुत खुद कुछ बॉलिंग करनी होती है और आपको फियरलेस होकर क्रिकेट खेलनी पड़ती है। क्योंकि पाकिस्तान के नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग किया, मगर उनकी भी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग थी,
वो स्ट्रगल कर रहे थे, इंजरी के बाद वापस आए हैं। हसन अली काफ़ी देर के बाद वापस आए हैं, अपनी पेस भी काफ़ी लूज़ कर चुके हैं, उसके बाद उस रिदम में भी नहीं है जो कि उनका खासा हुआ करता था। वीर हमजा के बारे में अभी मैं यही कह सकता हूँ कि यंगस्टर ना, अभी उनको पैर जमाने के जब तक मौके नहीं मिलेंगे, हम कोई बेहतर तौर पर उनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो पाकिस्तान की इनकंसिस्टेंसी मैनेजमेंट में है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है इस टेस्ट मैच। ठीक है, 309 रन 6 विकेटों के नुकसान पर आप, मेरे ख्याल में दोनों ही टीमें इस पर मुतमईन दिखाई दे रही हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस पिच को देखते हुए एक बेहतरीन टारगेट सेट किया न्यूजीलैंड ने। गो के उनकी 5 विकेटें बड़ी जल्दी इस सेशन में चलेंगी, मगर उसके बावजूद 310 रन बड़े अच्छे रन हैं 6 विकेटों पे। अगर वो कल 40-50 या 60 रन और ऐड करने में कामयाब हो जाते हैं, तो जो इस पिच के हिसाब से जिसमें थोड़ा सा घास भी है, और फिर आपने देखा कि आगा सलमान की जो बॉल्स हैं वो ब्रेक भी हुई हैं, टर्न भी हुई हैं, तो उनके पास जो 3 स्पिनर्स हैं वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने में मिलेगा, और ये एक बैड स्कोर नहीं है। आप इसको इस पिच के हिसाब से एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छी बात चले ये है, चाहे पाकिस्तान या न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव सोचिए या न्यूट्रल फैन के पर्सपेक्टिव, कि अच्छी टेस्ट क्रिकेट देखने को मिली है। और 309 रन 6 विकेटों के नुकसान का मतलब ये है कि बैटिंग और बॉलिंग के दरमियान अच्छा मुकाबला हुआ। लेकिन रऊफ की बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि इस विकेट पर पाकिस्तान के लिए भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। पहला ओवर 309 रन बना लिए न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर। खेल के इख्तिताम पर बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई डेवन कॉनवे ने, इसी तरह टॉम लैथम ने 71 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट की शराकत में 134 रन बनाए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया। पिछले मैच के डबल सेंचुरी मेकर कप्तान केन विलियमसन 36 रन बनाकर आउट हुए। इसी तरह 26 रन बना के हेनरी निकल्स आउट हुए, और डैरन मिचर और इसी तरह ब्रेसवेल जब ऊपर नीचे आउट हुए तो पाकिस्तान का एक अच्छा सॉलिड कमबैक हुआ। लेकिन इस पिच के बारे में जैसे हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं अब्दुल रऊफ के, ये विकेट बारह मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, और लगता ही है कि ये स्कोर जो 309 रन 6 आउट है, अगर ये 350 या उससे आगे चला जाता है तो पाकिस्तान को भी बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। रऊफ ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान की बैटिंग को अगर हम देखें तो अच्छी एक डिसेंट फॉर्म है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक थोड़ा सा हमने देखा कि टेस्ट क्रिकेट में सेट होकर आउट हो रहे हैं। इमाम की कंसिस्टेंसी मौजूद है, लेकिन उनको भी एक बड़ी सेंचुरी शायद करनी पड़ेगी। बाबर आजम की फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है, आजरी रिटायर हो चुके हैं। सो जो भी अब न्यूजीलैंड स्कोर करता है, पाकिस्तान की बैटिंग और फिर डेप्थ ये अच्छी है कि आगा सलमान 7वें नंबर पर आके भी सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। तो हमारी बॉलिंग के मुकाबले में हमारी बैटिंग निस्बतन बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और दिखानी पड़ेगी। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कह सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि जो पास्ट में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई है उसमें एक टोटल आपकी बैटिंग का कोलैप्स रहा। इस तरह कोलैप्स रहा कि इंग्लैंड की टीम ने 600 रन स्कोर किए हैं, और आपकी टीम 2 इनिंग्स में भी उस हदफ को पहुंचने में नाकाम रही है। तो अभी जो पहला टेस्ट हुआ उसमें भी देखें कि न्यूजीलैंड ने 600 रन किए हैं, तो उसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 2 इनिंग्स में बहुत मुश्किल उस टारगेट को अचीव कर सकी है। सब इंडिविजुअल इनिंग्स हैं, मगर उसको जब वो टीम के काम नहीं आएंगी तो फिर आप उसको वेल स्टैब्लिश इनिंग नहीं कह सकते, और वो यूजलेस हो जाती हैं। तो इस टेस्ट में देखें कि अगर कोई अच्छी एक बड़ी इनिंग कोई भी खेलता है तो वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के फायदे में इसलिए जाएगी अगर पाकिस्तान जब लीड लेगा, और जब तक पाकिस्तान लीड नहीं लेगा तो उस वक्त तक आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की जो टीम है, जो ओपोनेंट्स है उनसे बेहतर है या उनकी बैटिंग लाइन अच्छी है। अगर लीड लेंगे तो फिर उस पर डिपेंड करता है कि आप कह सकते हैं कि इनकी बैटिंग लाइन बॉलिंग के मुकाबले में बेहतर है। ठीक है इमरान, अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 तब्दीलियां पाकिस्तान ने की बॉलिंग के अंदर। नसीम शाह की वापसी हुई, हसन अली की वापसी हुई, मीर हमजा भी खेल रहे हैं। क्या समझते हैं जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो एक अप्रोच है इस टेस्ट मैच में? अगेन उनके पास स्पिनर्स ज़्यादा हैं। हमने आगा सलमान का इस्तेमाल बहरहाल फाइनली प्रॉपरली कर लिया। इससे पहले वो 7वें नंबर पर खेलने के बावजूद बॉलिंग ज़्यादा नहीं कर रहे थे, और उनकी बॉलिंग ने आज पाकिस्तान को बेहतरीन कमबैक कराया। हाँ जी बिल्कुल, देखें अभी तो क्योंकि पहला रोज है तो हम ये बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि इस पिच में स्पिनर्स के लिए मौजूद नहीं है। हो सकता है कि दूसरे तीसरे दिन हमें न्यूजीलैंड का ये फैसला सही लगे कि उन्होंने जो स्पिनर्स को तरजीह दी है अपने स्क्वाड में, तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो। जिस तरह मैंने अभी बात की पाकिस्तान के बॉलिंग स्क्वाड के ऊपर, 3 फास्ट बॉलर पाकिस्तान की टीम जो है वो खिला रही है। नसीम शाह है उसमें, हसन अली है, तो ये पाकिस्तान की टीम अभी तक तो हमें सही नजर आ रहा है ये फैसला, लेकिन आगे जाके
जब दूसरी इनिंग्स होगी, जब जब गेंद ब्रेक होना शुरू होगा, तो क्या ये एक स्पिनर हमारे लिए क्योंकि फायदेमंद होगा या नहीं, क्योंकि आगा सलमान की अगर हम बात करें तो वो इतने प्रॉपरली बाबर आजम उनको यूज नहीं करते। पिछले टेस्ट मैच में भी उन्होंने 2 से 3 ओवर कराए थे, तो इतना कोई मतलब इतनी ज्यादा बॉलिंग वो करते नहीं है, तो शायद उनको इस टेस्ट मैच में ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़े। और लेफ्ट हैंडर भी क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में ज्यादा है, तो वो थोड़े से हो सकता है कि इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि ये विकेट जो है वो दूसरे तीसरे दिन क्या बिहेव करती है, क्या इसमें क्रैक्स पड़ते हैं तो फास्ट बॉलर्स को मदद देती है, या फिर पैचेस पड़ेंगे तो स्पिनर्स को मदद देगी। तो ये तो अभी तो पहला रोज है, अभी हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहला टेस्ट मैच हुआ था जिसकी पिच थी उससे बेहतर बिहेव कर रही है। थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमें नजर आ रहा है बॉलर्स के लिए। चांसेस क्रिएट हुए हैं, पाकिस्तान ने अवेल नहीं किए। जिस तरह अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करें, गेंद आगे गिर गई, सऊद शकील ने एक गली में बहुत अच्छी ट्राई की कैच लेने की, तो चांसेस क्रिएट जरूर हो रहे हैं इस पिच विकेट के ऊपर, बस उसको अवेल करने की जरूरत है। चांसेस बिल्कुल क्रिएट हो रहे हैं और 309 रन 6 विकेटों के नुकसान पर एक अच्छा डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट कहलाएगा जब कंपेटिटिवनेस रही। लेकिन देखना ये होगा कि पिच जो है वो आगे कैसा खेलती है और पाकिस्तान की बैटिंग उसका असल इम्तिहान भी सेकंड इनिंग में ज़रूर होगा। जनाब, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट के लिए शामशाइयों की एंट्री को फ्री रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ी तादाद अनफॉर्चुनेटली नेशनल कराची में आज का खेल देखने के लिए मौजूद नहीं। सो इमरान, डेफिनेटली कोशिश तो की पीसीबी ने, पूरे टेस्ट को ही फ्री कर दिया और सिवाय 2 स्टैंड्स के जो वीआईपी हैं। क्या वजह है, कितने वजह से बताइएगा, आपने ऑब्जर्व क्या किया, कितना क्राउड आज मौजूद था पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट के मुकाबले में, क्या फ़र्क है और वजह क्या है, क्यों इतनी तादाद में लोग नहीं आ रहे? दुनिया भर में टेस्ट क्रिकेट होती है, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी तादाद रुख करती है स्टेडियम का। बिल्कुल गफार, जिस तरह आपने बता दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्री कर दिया है टिकट, लेकिन इसके बावजूद शायकीन की अदम दिलचस्पी है। उसकी वजह यही है कि टेस्ट क्रिकेट शायद यहाँ पर लोगों इतना मकबूल नहीं है या इतना लोग देखना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल फ्री एंट्री है, आप शनाख्ती कार्ड दिखा के जो है वो अंदर आ सकते हैं। लेकिन पहले टेस्ट के मुकाबले में अगर हम बात करें तो पहले टेस्ट के मुकाबले में तो क्राउड थोड़ा सा बेहतर आज हमें नजर आया, लेकिन फिर भी ये स्टेडियम इतना बड़ा है कि यहाँ पर कितनी कैपेसिटी होगी आज क्राउड की, परसेंट में या इन नंबर्स अगर इमरान अंदाजा लगाएं? ज्यादा से ज्यादा गफार, जैसे हम ग्राउंड में मौजूद थे तो 10-15% शायकीन स्टेडियम में मौजूद होंगे, लेकिन नेशनल स्टेडियम जिस तरीके से बना हुआ है उसका अगर हम वो देखें, थीम देखें पूरी, तो उसमें अगर आप 15-20 हज़ार लोग अगर बैठे नहीं होंगे तो फिर भी वो खाली जो है वो नजर आएगा। तो तकरीबन 15-20 हज़ार लोग जरूर होने चाहिए जो स्टेडियम जो है आपको थोड़ा सा बेहतर नजर आए। लेकिन यहाँ पे अगर 5-6 हज़ार या आज जो 2-3 हज़ार लोग भी थे, तो इस तरह कैमरे पे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे स्टेडियम जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली है। 30 हज़ार की इसकी कैपेसिटी। और दूसरा, दोनों टेस्ट मैचेस शायद मंडे को शेड्यूल किए गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हमने देखा कि सैटरडे और संडे को क्राउड आया था, हर स्टैंड में हमें लोग नजर आ रहे थे सैटरडे और संडे वाले दिन। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचेस मंडे को शुरू हुए हैं, तो तमाम जो मैचेस हैं, तमाम जो डेज हैं वो वीक डेज में आ रहे हैं। तो उसमें दिन के वक्त में आना नेशनल स्टेडियम में, और वो भी टेस्ट मैच के लिए, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रोहू, अच्छा पॉइंट इमरान ने मेड किया, चूँकि वीक डेज हो, भी मंडे का पहला दिन हो, वर्किंग आवर हो, बड़ा शहर हो, तो लोगों की सारी कमिटमेंट्स होती हैं, जॉब्स हैं या स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, अब तो खुल गए हैं विंटर वेकेशंस के बाद। सो शेड्यूल पे सवाल तो उठते हैं कि आपने जब टेस्ट मैच भी शेड्यूल किया है तो आप मंडे टू फ्राइडे कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल सैटरडे संडे आउट ऑफ इक्वेशन। नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कि आजकल देखें कि बच्चों के स्कूल भी वैसे भी ऑफ है बाकी पाकिस्तान के जो सिटीज़ में। और दूसरी 3-4 बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है। एक नंबर 1 तो सिक्योरिटी का इशू अभी तक है, और सिक्योरिटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा लोगों देखिए रोहू, अभी जो कराची के, मैं भी चूँकि आप कल भी गया हुआ था, आज तो मैं नहीं गया, लेकिन उससे पहले टेस्ट में 3 से 4 दिन मैंने कवरेज की जाकर, तो हमने देखा कि अब ट्रैफिक भी नहीं रुकता, आप बड़े आराम से पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें, शटल सर्विस चल रही है और अब बिल्कुल भी कोई रुकावटें नहीं है। जैसे एक ज़माने में आपको याद है पीएसएल के मैचेस शुरू में आए थे, तो उस ज़माने की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट के लिहाज से और जो एक प्रिकॉशंस थी वो की गई थी। मुझे तो ऐसे लगता है जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमारी है, जो पिचेस बन रही हैं, इससे भी लोग मायूस हैं। बिल्कुल, ये 3-4 फैक्टर आ जाते हैं। जिस तरह सिक्योरिटी का जो इशू है, देखें कि वो अभी एकदम खत्म नहीं होगा, उसको विद द पैसेज ऑफ द टाइम लोगों के दिमाग से वो चीज़ निकलेगी और फिर लोग ग्राउंड में आना शुरू हो जाएंगे, अगर कंटिन्यू बेसिस पर इसी तरह टेस्ट सीरीज यहाँ पर होती रही हैं। दूसरी नंबर 2 चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इनकम्पिटेंसी है कि आप पिचेस इस तरह के बनाने में कामयाब नहीं हुए कि एक टीम ही 3-3 दिन बैटिंग कर रही है 600 रन। वो तो आप बेन स्टोक्स को थैंक्सफुल होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने रावलपिंडी में टेस्ट को नतीजा खेजा एक बहुत ही क्रिकेट की हिस्ट्री की बोल्ड
डिक्लेरेशन करके थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट किया था। जी जी। अदरवाइज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिचेस तैयार की थी तो वो बिल्कुल बेनतीजा किस्म की और बहुत टेस्ट क्रिकेट करवाने वाले थे, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर स्टेडियम नहीं आए। तीसरी बेसिक चीज़ ये है कि अगर आप बिल्कुल छोटे शहरों में चले जाएं, जो कि अभी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हो नहीं सकता, तो वहाँ पर भी एक बड़ी कसीर तादाद आपको देखने को मिल जाएगी। और अभी हमारे जो छोटे शहर हैं वो इससे डिप्राइव हैं। और नंबर 4 चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए, तो बच्चों के लिए ऐसे फन फेयर या एंटरटेनमेंट के लिए, कोई इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ ऐसी स्टेडियम्स में डेवलप नहीं की कि जो बच्चों की और यूथ की और नौजवानों की एक कसीर तादाद को ग्राउंड में लेकर आए। तो ये मेरा ख्याल 4-5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको जो स्टेडियम है वो खाली नजर आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत बातें हुई हैं फैन जोन की और पता नहीं कौन कौन से जोन की, लेकिन सिर्फ वहाँ जब जाओ तो आपको 3 से 4 पुराने किस्म के जो है वो स्टॉल नज़र आते हैं और बहुत बड़े ब्रांड्स भी नहीं होते। मेरे ख्याल में इस जानिब पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो हमारे बड़े ब्रांड्स हैं फूड या जो बाकी बेवरेजेस हैं उनको भी आप लेकर आएँ ताकि एक अच्छा वर्ल्ड क्लास किस्म का फूड भी मिले। क्योंकि मैंने जो देखा है वहाँ पे लोकल फूड ज़्यादा होता है, ये वो फीडबैक है जो मैं अपना बताते खुद दे रहा हूँ। जबकि पानी की बोतलें भी अब तक आप इंक्लोजर के अंदर लेके नहीं जा सकते। तो जो लोग देख रहे हैं पीसीबी के काम, वो ज़रूर इन बारे में तवज्जो दें और खुद इंक्लोजर जाके ज़रा विजिट भी कर लिया करें। क्योंकि मैंने तो 2-3 मरतबा जाके खुद इसीलिए इंक्लोजर में बैठा कि भाई लोग आखिर में क्या चीज़ फेस करते हैं। और नए से कराची के अंदर तो थोड़ा व्यू का प्रॉब्लम भी है कि जंगले वगैरह सामने लगे हुए हैं, तो आधा जो स्टैंड है वो तो आपके जंगले की नज़र ही हो जाता है। एनीवेज इमरान, वनडे स्क्वाड के हवाले से बताइएगा, फिर रऊफ की एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। चूँकि पहले 21-19 स्क्वाड अनाउंस हुआ, फिर 3 प्लेयर ऐड कर लिए गए। अनाउंसमेंट कब हो रही है वनडे स्क्वाड की? बिल्कुल देखिए गफार, दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ये कहा गया था कि पाकिस्तान का जो हतमी स्क्वाड है, जो 24 खिलाड़ियों में से जो 16 या 17 खिलाड़ी निकलेंगे, वो दूसरे टेस्ट मैच के दौरान अनाउंस की जाएंगे। अब ये सेलेक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो किसको ड्रॉप करते हैं, क्योंकि उन्होंने जज्बात में या मैं कहूँगा जल्दबाजी में 24 खिलाड़ी सिलेक्ट तो कर लिए, लेकिन इसमें से अब उनको 8 आप शायद अफरीदी की कल प्रेस टॉक में थे, इसकी रीज़न क्या दी उन्होंने? जब मतलब 16-19 स्क्वाड तो हमेशा एकदम से आप अनाउंस करते हैं और आपकी डिस्कशन हुई होती है। 24 या 23 और फिर कभी एक आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, यहाँ तक कि 3 मरतबा तब्दीलियाँ हुई। यहाँ तक कि पहले स्क्वाड जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें पहले 3 खिलाड़ी कोई और टीम के साथ शामिल थे एक्सपीरियंस के लिए। आप में चलें वो समझ में आता है, बट स्क्वाड जो 23 रुकनी है बल्कि 24 हो गया गालबन, 21 के बाद 3 और आ गए, इसकी लॉजिक क्या है? बिल्कुल गफार, जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो डिजर्विंग खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं, लेकिन डिजर्विंग खिलाड़ियों को मौका मतलब इसकी लॉजिक समझ नहीं आई है। आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। आप वर्ल्ड कप के लिए इनिशियल स्क्वाड तो अनाउंस करते हैं, लेकिन आप अपनी होम सीरीज के लिए इतना बड़ा स्क्वाड मैंने तो आज तक नहीं देखा। जब अब आपके लिए ही मुश्किल है, जब आपने एक 24 खिलाड़ी सिलेक्ट कर लिए हैं अपने इब्तदाई स्क्वाड में, अब आपने ही फिर उसमें से 8 खिलाड़ी निकालने और फिर उनकी जाहिर फिर उनका एक कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा, दिलदारी भी होगी कि एक उम्मीद उनको पैदा हुई। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, जिस तरह से शर्जील खान है, वो स्क्वाड में वापस आए हैं, जब आप उनको इनिशियल स्क्वाड में लेके फिर मेन स्क्वाड से ड्रॉप कर देंगे तो फिर ये खिलाड़ी के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो सीधी सीधी बात ये थी, ये एक पॉपुलर डिसीजन मैं इसको कहूंगा, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है ये, कि जो बड़े नाम थे, शर्जील खान है, जिनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और उन खिलाड़ियों को जो है वो इनिशियल स्क्वाड में मौका दिया गया है यहाँ पे। और अब आमिर की भी बातें हो रही है। शाहीन शाह अफरीदी आज यहाँ पे ग्राउंड में मौजूद थे, बॉलिंग कर रहे थे लंच के वक्फे के दौरान। तो देखते हैं कि क्या उसमें से 8 खिलाड़ी कौन से वो निकालते, क्योंकि आसान नहीं होगा किसी भी सिलेक्शन कमेटी के लिए कि अपने ही खिलाड़ियों को मुंतखब करने के बाद उन्हें वापस ड्रॉप कर दें। तो और ये चीज भी मद्देनजर रखनी है सिलेक्टर्स को कि अब ये जो वनडे सीरीज हो रही है, क्योंकि अब वहाँ पर 1 साल का वक्फा है, भारत में जो वर्ल्ड कप होना है वनडे का, उसके लिए भी ये प्रिपरेशन यहीं से शुरू करें, ताकि जो खिलाड़ी आपके माइंड में है कि भारत में जाके अच्छे। चलिए आपसे मजीद में बात करता हूँ कि लाइकली क्या है। लेकिन रऊफ, अब आपने पहले 21 खिलाड़ी अनाउंस किए और वही पहले टेस्ट के दौरान, जबकि अभी दूसरा टेस्ट बाकी है और वनडे सीरीज 9 तारीख से शुरू हो रही है। फिर आपने जब हमने मीडिया ने, सोशल मीडिया पर सबने तवज्जो दिलाई कि फ़खर जमान ठीक है, उनकी T20 की फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन वनडे में वो 45 का एवरेज है हेल्दी का, जो बहुत अच्छा एवरेज है। फिर 93 का स्ट्राइक रेट है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी इनिंग्स खेली हुई हैं, वो कैसे आपके 21 में नहीं आते? तो फिर 2 खिलाड़ी और आ गए जी, हारिस सोहेल और फ़खर जमान, उसके बाद हसनैन भी आ गए। तो 3 हिस्सों में रोज़ ये एडिशन होते रहे, 24 रुकनी तक टीम खिलाड़ी पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल में उमर अकमल, मोहम्मद आमिर और मुझे कोई एक नाम अगर आपको याद आ रहा है रोज़ तो आप बता दें। वो 2-3 ही रह गए हैं, बना तो बस आपके सारे प्लेयर आ जाते। देखिए मेरा ख्याल है कि नंबर 1 चीज़ ये है कि ना तो इनका होमवर्क मुकम्मल है और ना ही इनकी पॉलिसी में कोई तसलसल है और ना ही कोई विजन नज़र आ रहा है, और एक टोटल इनकम्पिटेंसी है जिसकी बिना पर ये सिलेक्शन कमेटियाँ भी बनाई जा रहे हैं और उसके बाद इस तरह की टीमें भी अनाउंस करते जा रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कैप है वो इतनी सस्ती बिकेगी।
और उसमें ना तो किसी मेरिट का ख्याल रखा जा रहा, ना परफॉर्मेंस का, ना फिटनेस का। आपके पास कुछ तो होना चाहिए कम से कम लोगों को बताने के लिए। ये तो नहीं कि आपने एक बंदे को पकड़ के फ्रॉम नोवेयर आपने उठाकर आप उसको सिलेक्शन कमेटी में डाल दें और अपने मनमाने फैसले करता रहे। आपका एक गवर्निंग बोर्ड होता है, वो जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो क्वेश्चनेबल होती है। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। एक अजीबोगरीब तरीके से सिस्टम को रन किया जा रहा है। आप देखें कोई पूरी दुनिया में किस तरीके से सिस्टम चलता है कि जो परफॉर्मर जी होते जी। हैं उनको एक या दो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर अगर वो 3-4 साल परफॉर्म करते रहे कंटिन्यूस बेसिस पर, तो उनको टीम का हिस्सा बनाया जाता है। या जो आपके डिस्कार्डेड प्लेयर्स होते हैं, जो आपके सीनियर प्लेयर होते हैं जिनको आपने टीम से निकाला होता है, वो वापस आपकी डोमेस्टिक में जाएं और बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करके अपनी फिटनेस को और अपनी जो फॉर्म है उसको प्रूव करके तो फिर आप उनको मद्देनजर रख के उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से उनको वापस लाया जा रहा है, जिस तरीके से बंदरबांट की जा रही है, जिस तरीके से टीमें अनाउंस की जा रही है, जिस तरीके से टेस्ट इंटरनेशनल कैप्स बांटी जा रही है, तो मेरे तो समझ से कंप्लीट बाहर कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना क्या चाह रहा है या इनका विजन क्या है। चलिए, आपने बात की ना करना क्या चाह रहे हैं, इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल कीपर ने जाके मुलाकात की कप्तान से और बात ये हुई कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं। तो ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट मतलब क्या सिर्फ सिलेक्शन कमेटी ठीक करेगी या कप्तान और कोच जो है वो जो चाह रहे हैं, क्या ये डिफरेंस ओपिनियन तो क्रिएट नहीं हो जाएगा? फिर शायद फिर ही इंटरम सेलेक्टर याद रखिएगा, वो क्या लॉन्ग टर्म खुद रहेंगे, उनकी पॉलिसीज रहेंगी, ये स्क्वाड जो उन्हें सेलेक्ट किया ये रहेगा भी नहीं रहेगा? तो रोह वर्ल्ड कप का साल है, एशिया कप के बारे में तो भी नहीं पता, उसमें बहुत सारे सियासी और क्रिकेट बोर्ड, एशियन क्रिकेट काउंसिल के मामला इस वक्त फंसे हुए हैं। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 अक्टूबर में, और ये जो 3 वनडे मैचेस हैं, इसके बाद 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस मजीद हैं, और फिर अगर एशिया कप नहीं होता तो सिर्फ 3 ही मैचेस अफगानिस्तान के खिलाफ हैं। तो आपको लगता है कि हम अब तैयारी शुरू कर दें? चूँकि अब तक नज़र तो नहीं आ रही बहुत सारी चीज़ें, अभी तो हमने 24 रुकनी टीम बनाई हुई है, 16 हमारी नहीं बन रही, तो मुझे 11 पे तो बहुत सारे सवाल है ही और आपको भी होंगे। देखिए, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इनको अब जो अपने परमानेंट प्लेयर हैं उनको वापस लाना पड़ेगा और उनको उन पे ही रिलाई करना पड़ेगा। आप इसी तरह आधे तीतर आधे बटेर खिलाकर आप ना तो एशिया कप में कोई पोजीशन हासिल कर सकते हैं और ना ही वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो मेगा इवेंट है आपका वर्ल्ड कप है वो आपका रियल टेस्ट है इंडिया में होगा। उसके बाद वहाँ पर आपकी जो फास्ट बॉलर है स्पेशल उनका और स्पिनर्स का टेस्ट होगा। जब तक आप उससे पहले जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में है, वहाँ भी जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं और जो आपके स्पिनर्स हैं वो आप अगर डोमिनेट नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक पाकिस्तान के पास एक प्रॉपरली बेंच तैयार नहीं होता बॉलर्स का, तो बहुत मुश्किल होता है कि एशियन सॉइल पर आप कोई भी अच्छी प्रोग्रेस शो कर सके। तो अभी तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, फिटनेस के मसाइल से बहुत ज़्यादा शिकार हैं, और उसके बाद जो इनके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं वो अभी भी अपनी प्राइम फिटनेस हासिल नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि इनको बड़ा सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए और एक विजन के तहत चलना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह ये पकड़ दकड़ करते रहे और इसी तरह अपनी इंटरनेशनल कैप्स ये बांटते रहे तो फिर तो ना तो इनकी टीम का कॉम्बिनेशन बन सकेगा, या नए लड़कों को ग्रूम कर सकेंगे, और ना ही आगे जो बड़े 2 इवेंट्स आ रहे हैं एशिया कप या वर्ल्ड कप उसमें कोई अच्छी प्रोग्रेस शो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये राइट टाइम है कि जो आपके परफॉर्मर हैं उन पर ही रिलाई किया जाए। रोफ, एक और चीज़ हमने ऑब्जर्व की है कि जो टॉप ऑर्डर की चॉइसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। अब्दुल्ला शफीक हैं, इमाम हैं, शर्जील खान है, फ़खर जमान है, यहाँ तक कि बाबर आजम टॉप 3 में खेलते हैं। और फिर अगर हम बात करें मिड ऑर्डर की तो हमने इफ्तिखार खुशदिल शाह को भी हमने ड्रॉप कर दिया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अब हैदर अली और आसिफ अली भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो चारों मेन प्लेयर जो आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे वो अब 23 रुकनी टीम में भी नहीं हैं। ये जो ट्रांजिशन है क्रिकेट बोर्ड का हमारे यहाँ जब होता है तो फिर ऐसे ही होता है, अचानक से प्लेयर आते हैं, अचानक से प्लेयर चले जाते हैं। बट मिड ऑर्डर वाकई हमें एक कंसर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पे होते भी इफ्तिखार, खुशदिल या आसिफ वगैरह तो इनकी किसी की भी कंसिस्टेंसी तो है नहीं है। तो काफ़ी कुछ है जो हमें मिड ऑर्डर में, और एक जो मैच फिनिशर वाला रोल है वो नहीं है हमारे पास वनडे टीम में भी। देखें, बिल्कुल, और ये अब आज से नहीं है बल्कि पिछले 4 या 5 साल से जो आपने चारों प्लेयर्स के नाम लिए, खुशदिल है, आसिफ, उसके बाद इफ्तिखार है, हैदर अली है, इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है और जो करंट मैनेजमेंट टीम के साथ है वो कैरी करती रही है। मगर ना तो उनकी पास में कोई परफॉर्मेंस रही है, ना जो पीछे वर्ल्ड कप हुआ उसमें रही है, और ना ही कोई अभी डोमेस्टिक में कोई इतनी एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस है। मगर अब इनको चाहिए यह था कि अगर आपका जो प्रॉपरली सिस्टम फंक्शन होता तो इनको रिप्लेसमेंट आपको मिल चुकी होती। मगर अभी तक मेरा ख्याल है कि वनडे में या T20 फॉर्मेट में आपको जो लोअर मिडिल ऑर्डर है या मिडिल ऑर्डर है उसकी सही तौर पर रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकी। आपके पास डेफिनेट, जिस तरह आपने कहा है कि जो शुरू के बैट्समैन है वो तो जरूर है, मगर आपको जब तक आपकी मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में डेप्थ नहीं होगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वनडे टूर्नामेंट या लॉन्ग फॉर्मेट का मैच जीतना या एक बड़ा स्कोर और एक टारगेट को चेज करना।
तो मेरा ख्याल है कि ये एक राइट टाइम है, जो भी आपने कम्बिनेशन ट्राई करना है इसमें करें, मगर इसमें इस तरीके से वो ऑब्लाइज ना करे जिस तरीके से अभी 20 या 24 बच्चों को बुला लिया और फिर हर एक को बुलाते जा रहे हैं, किसी को अंडर 19 से बुला रहे हैं, किसी को किसी फॉर्मेट से। आप परफॉर्मेंस देखें, आपकी आगे जो बड़ी टीम है उनके खिलाफ आपका कंपटीशन होगा और जो अच्छा बॉलिंग अटैक है उसके खिलाफ वही सर्वाइव करेंगे जो कि एस्टेब्लिश फर्स्ट क्लास के प्लेयर हैं और जो लिस्ट ए में जिनकी कारकर्दगी बहुत टॉप की है, तो और वो भी कंटिन्यूसली पिछले 3-4 साल से। तो फिर जो 4 साल की परफॉर्मेंस है उसको मेरा ख्याल है कि उसकी एवरेज वाइज उसको सामने रखकर एक या दो जो नए प्लेयर हैं उनको इंडल्ज करें और बाकी इसी टीम को लेकर चले। रऊफ, जो शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, उनकी पहली मरतबा बोर्ड में एंट्री बतौर इंटरम चीफ सेलेक्टर हुई है और वो खुद कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा अरसा काम नहीं कर सकता, मेरी मसरूफियात हैं। बतौर चीफ सेलेक्टर जो उनके अब तक फैसले हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? दूसरा, जो हमारा माजी रहा है अभी, जैसे हम T20 में बात करें, हमारी अप्रोच है सॉरी से अगर हम देखें रऊफ कि हम इतने अटैकिंग नहीं हैं, तो क्या ये एक नागुज़ीर हो गया था कि हम एक बड़े फॉर्मर क्रिकेटर को लेकर आएँ जो बाबर आजम, सकलैन मुश्ताक और टीम मैनेजमेंट के साथ बैठ के बात करें, उनको उस डगर पर डालें जिसकी ज़रूरत है? तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और शाहिद अफरीदी की एंट्री जब उन्होंने मोहम्मद वसीम को रिप्लेस किया और जो अब तक उनके फैसले हैं? देखिए, मैं तो इन चीज़ों पर नहीं जाता, मैं तो एंड रिजल्ट पर जाता हूँ। मैं कभी भी किसी भी बड़े नाम पर नहीं जा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सिस्टम चाह रहा है वो इस तरह नहीं चाह रहा कि किसी ज़माने में विव रिचर्ड वो बहुत दुनिया के बेस्ट अटैकिंग बैट्समैन थे और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का उनको चीफ सेलेक्टर बना दिया जाए और ये तस्वर कर लिया जाए कि वेस्ट इंडीज़ अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू हो जाएगी, या आयन बोथम को इंग्लैंड का चीफ सेलेक्टर बना दिया जाए और इंग्लैंड से एक्सपेक्ट कर लिया जाए कि वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट उस पर आ जाएगी। ये हमारी साइकी और ये एक मेरा ख्याल है कि दकियानूसी सोच है जो हमारे जहनों से कभी नहीं निकलेगी। इसी वजह से हमने जो अपने पास्ट के लेजेंड्स हैं उनको 5-5, 6-6 दफ़ा कोचिंग में भी अप्लाई किया, मगर रिजल्ट उसका सिफर ही निकला है। तो मेरा ख्याल है कि एक एहलियत पे आपको जॉब्स वगैरह देनी चाहिए जो जिसका मेरिट बनता है। अगर खुद एक आदमी कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सही तौर पर टाइम दे सके, तो आप किस बेस पर उसको चीफ सेलेक्टर बना सकते हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये एक इनकम्पिटेंसी शो करती है कि जो विजनलेस पॉलिसीज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, आपको उन लोगों को रखना चाहिए जो कि जिनका पूरे सिस्टम पर नजर है, जो टाइम दे सके। आपको ग्राउंड में जाना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ प्लेयर्स की जो कारकर्दगी है या परफॉर्मेंस है उसको नजर रखना पड़ता है और वहाँ पर देखना पड़ता है कि कौन सी कंडीशन में और किन हालात में कौन से प्लेयर ने किस बॉलिंग अटैक के खिलाफ अच्छी बैटिंग की है या कौन से बॉलर ने किस बैटिंग अटैक और किस पिच पर अच्छी बॉलिंग की है। तो ये सारी चीजें नजर रखकर आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है। ये नहीं कि कोई इस तरह फिर अगर जावेद मियांदाद से बेहतर आदमी कौन है उनको चीफ सेलेक्टर बनाया जाए, क्योंकि आपकी जो टेस्ट की कारकर्दगी या सिफर है और बिल्कुल डामाडोल है। तो जावेद मियांदाद क्योंकि पाकिस्तान के पास के लेजेंड थे, उनको चीफ सेलेक्टर बना देंगे तो आप टेस्ट में पहले नंबर पर आ जाएंगे। अगर ये है तो फिर इस तरीके से चले, आधे तीतर आधे बटेर पर ना चले। मेरा ख्याल है कि ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कभी भी सूदमंद साबित नहीं होंगी। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब शर्जील मौजूद हैं, फ़खर मौजूद हैं, इसी तरह इमाम मौजूद हैं, इसी तरह शफीक मौजूद हैं, आपके पास इसी तरह अगर देखें तो और ऑप्शन मौजूद हैं, तो अब आप किस किस को सिलेक्ट करेंगे? जो वनडे स्क्वाड की 16 की अनाउंसमेंट है बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। इमरान हमारे साथ मौजूद थे, इससे पहले उनका शुक्रिया। अब्दुल रऊफ, आपका खुसूसी तौर पर शुक्रिया। कुरान में डीप एनालिसिस के लिए देखना ही होगा कि जनाब कराची टेस्ट के दूसरे रोज़ क्या सूरत हाल रहती है, लेकिन जैसा रऊफ ने कहा कि पिच ऐसी है जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग होगी और 309 रन 6 विकेटों के नुकसान पर न्यूजीलैंड का स्कोर शायद इतना बुरा नहीं है इस विकेट पर। लेकिन अभी देखते हैं कि कल मज़ीद क्या होता है। कल जो भी टेस्ट की सूरत हाल रहेगी 5 मिनट पर हम दोबारा आपके साथ प्रोग्राम रिप्ले में हम हाजिर हो जाएंगे, तो आप ज्वाइन करना डॉन न्यूज़ पर हमें नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।